हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आपके लिए हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास नाइन्थ का चैप्टर 3 जिसका नाम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है, इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। कल हमने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हेलमुट की कहानी और सेकेंड वर्ल्ड वार और हिटलर की कहानी हमने आपसे सुनाया था कि किस तरह से हिटलर अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद मई 1945 को जर्मनी हार स्वीकार कर लेता है। हमने कुछ सवाल भी उठाए थे, कुछ बातें आपसे की थी। मैंने कहा था कि आखिर हेलमुट इतना डरा हुआ क्यों था, जर्मनी की हार कैसे हुई थी और हिटलर कौन था, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो दुनिया का सबसे विध्वंसक वर्ल्ड वार था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों शुरू हुआ, जर्मनी में हिटलर का उदय कैसे हुआ, ये सब कारणों को समझने के लिए हमको फ्लैशबैक में जाना होगा, हमको जर्मनी के इतिहास में जाना होगा। इसके इतिहास में अगर हम देखते हैं तो जर्मनी ने जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू किया था, उसके पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा योगदान था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, उसी वर्ल्ड वार के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए बीज बो दिए गए थे। तो इसकी पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। आइए हम देखते हैं। 1914 ईस्वी से पहले जर्मनी यूरोप का एक बहुत ही ताकतवर देश हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जिसमें कि एक तरफ ऑस्ट्रियन अम्पायर और जर्मनी अम्पायर थे, जिनको सेंट्रल पावर कहा जाता था। दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन थे और रूस था, जिसमें कि 1917 में अमेरिका भी शामिल हो गया। उसको अलाइज पावर कहा जाता था। शुरू में जर्मनी काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। जर्मनी की जीत हुई, जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया। 1916 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जर्मनी जीत रहा था। लेकिन जब 1917 में युद्ध में अमेरिका की एंट्री होती है, तब ये जो सेंट्रल पावर्स थे, इनकी हार होने लगती है। और 1918 में नवंबर नवंबर 1918 को आते जर्मनी पूरी तरह से हार जाता है और सरेंडर कर देता है। जर्मनी के हार के बाद वहाँ के राजा इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, और उसके बाद जर्मनी में एक नई सरकार का गठन होता है। और इस सरकार का गठन वीमर नामक स्थान पर होता है। इसके लिए इसको वीमर रिपब्लिक या वाइमर रिपब्लिक भी कहा जाता है। वीमर रिपब्लिक क्या था? वीमर नामक जगह में वहाँ के जो प्रतिनिधि थे, जिसमें डेमोक्रेट्स, कैथलिक्स वगैरह और सोशलिस्ट वगैरह शामिल थे, तो इन सब लोगों ने मिलकर के एक संविधान की रचना की और उस संविधान में जर्मनी के सभी लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया गया। यहाँ तक कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। और फिर चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद जो सरकार बनी वीमर रिपब्लिक में, उस सरकार के सामने विकट परिस्थितियां थी। चूंकि युद्ध समाप्त होने से पहले ही राजा रिजाइन कर चुका था, इसलिए अब हार स्वीकार करने की जिम्मेवारी भी इनकी थी। हारने के बाद जर्मनी पर एक बहुत ही अपमानजनक समझौता 1999 में थोपा जाता है मित्र राष्ट्रों के द्वारा, अलायंस के द्वारा, जिसको वर्साय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं, वर्सलिस कहते हैं। ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में क्या क्या था, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चलो युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी में राजतंत्र भी समाप्त हो गया और जनता का राज आ गया। जनता का राज्य भी कैसा है, जिसमें कि सभी को, औरत से लेकर के हर तबके के लोगों को वोटिंग अधिकार दिया गया, संविधान का निर्माण हुआ। इस तरह से अब जनता का शासन आ गया, तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं।
लेकिन क्या जनता, वहाँ जर्मनी के जो लोग थे वो वीमर रिपब्लिक से खुश थे? जी नहीं, जर्मनी के लोग वीमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे। हालांकि सच पूछा जाए तो इसमें वीमर रिपब्लिक का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था। दोष उन परिस्थितियों का था जिसमें वीमर रिपब्लिक का जन्म हुआ था। ये परिस्थितियां क्या थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये थी कि वीमर रिपब्लिक के समय में 1918 को जर्मनी को हार स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा था, आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा था। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक अपमानजनक समझौते पर वीमर रिपब्लिक को साइन करना पड़ता था, जो वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी। अब हमको ये समझना होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्यों अपमानजनक समझौता था। इस समझौता में आखिर क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या इस ट्रीटी में था। तो सबसे पहली बात ये थी कि इसके द्वारा जर्मनी के जो ओवरसीज उपनिवेश थे वो सारे उपनिवेश को खत्म कर दिए गए। इसके बाद जर्मनी के एक बड़ा हिस्सा मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया था। अपमानजनक वर्साय की संधि के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए और ये एक बहुत ही हार्श ट्रीटी थी। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी के जो ओवरसीज एरियाज थे वर्ल्ड वाइड, उसको उनसे छीन लिया गया, जिसमें 10% पॉपुलेशन उसका जर्मनी ने खो दिया। इसके अलावा जो 13% जो जर्मनी की अपनी टेरिटरी का क्षेत्र था वह भी उससे छीन लिया गया। इनमें 75% आयरन रिच इलाके थे और 26% कोल फील्ड्स थे, वह जर्मनी से ले लिए गए। इसके अलावे और लेकर के इनको पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया और फ्रांस को बांट दिए गए। इसके अतिरिक्त जो वार गिल्ट था, युद्ध का दोषी जर्मनी को ठहराते हुए उस पर 6 बिलियन पाउंड का हर्जाना डाल दिया गया, जिसको उसको पे करना था। यूं ही जर्मनी पहले से ही बर्बाद हो चुका था, उसके सारे संसाधन समाप्त हो चुके थे। उसके बाद भी उस पर 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन चार्ज कर दिया गया, ठोक दिया गया, लगाया गया। और 1920 ईस्वी के में उससे जो संसाधनों से भरपूर राइनलैंड का इलाका था वह भी ले लिया गया। इस तरह से और इसके अतिरिक्त एक और भी खास बातें जो थी इसमें कि जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया, यानी जर्मनी अपना मिलिट्री नहीं रख सकता था, उसका विस्तार नहीं कर सकता था, और बिना सेना के कोई भी देश कैसे रह सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो ये एक बहुत ही अपमानजनक समझौता था जिस पर वीमर रिपब्लिक के जो प्रतिनिधि थे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हुए थे। और इसी कारण से जो जर्मनी की जनता थी वो वीमर रिपब्लिक के लोगों से नफरत करने लगी थी। और चूंकि ये ट्रीटी नवंबर 1919 को हुआ था, इसीलिए वीमर रिपब्लिक के प्रतिनिधियों को नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर का अपराधी कहा जाता है। और जब भी वहाँ के लोग जो प्रतिनिधि थे किसी कहीं से गुजरते थे तो उन पर से फफ्तियाँ कसते थे नवंबर क्रिमिनल्स कह करके। ये हमने देखा कि जर्मनी की हार के बाद जो न्यूली सरकारें बनी वीमर रिपब्लिक का, एक अच्छा डेमोक्रेटिक सरकार होने के बावजूद, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से चुने जाने के बावजूद जर्मनी के लोगों में वो स्थान नहीं बना पाई, बल्कि उनसे लोग युद्ध किसने शुरू किया था? वहाँ के राजा ने। युद्ध में हार के वजह कौन थे? वहाँ के राजा थे। लेकिन वो राजा का सारा अपराध और सारा गिल्ट जो था वीमर रिपब्लिक के मथे पर आ गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि इस युद्ध का असर क्या हुआ था, जो इफेक्ट था। देखिए, ये युद्ध जब शुरू हुआ था तो दोनों ही पक्ष
ये मानकर चल रहे थे कि युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, वे जल्द जल्द इसको निपटा लेंगे और इस युद्ध से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये युद्ध काफ़ी लंबा खिंच गया और फिर जो यूरोप के देश थे, जो पहले क्रेडिटर थे, दुनिया के दूसरे देशों को कर्ज देते थे, अब वो डिबेटर बन गए थे। और चाहे वो जीते हुए देश हों या हारे हुए देश हों, हारे हुए देश के बारे में तो कहना ही क्या है, जो जीते हुए देश थे उनकी भी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और जर्मनी तो पूरी तरह बर्बाद ही हो चुका था। लोग बेरोजगार हो गए थे, उनकी हालत इतनी खराब थी कि तकरीबन 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। अपने गले में तख्तियां लेकर के घूम रहे थे, आई एम विलिंग टू डू एनी जॉब, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग थे, वह सब बेरोजगार हो गए थे और किसी भी तरह से अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। इस तरह से चारों तरफ चूँकि जो भी फैक्ट्रियाँ थी, जो कृषि था, वह भी कृषि क्षेत्र पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। तो इसमें हम और भी बात देखेंगे। मीडिया जो थी वह ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रही थी, सेना को ग्लोरीफाई कर रही थी, उसका मनन किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि जो ट्रेंच में रहने वाले सैनिक होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ट्रेंच लाइफ काफ़ी बढ़िया होता है। लेकिन सच्चाई इससे उलट थी। ट्रेंच क्या होता है, जंगल में सेना के लोग जो छुपने के लिए गड्ढा बनाते हैं मिट्टी के उस गड्ढे में, उनको जीवन गुजारना होता है। ऐसे में जो लाश को खाने वाले चूहे होते थे वह उनको परेशान करते थे। वो अपने ही साथियों को चूहों के द्वारा तिल तिल मरता हुआ देखने के लिए मजबूर होते थे। सोच लीजिए कितनी भयानक स्थितियां थी। इस तरह से सच्चाई कुछ और थी, लेकिन लोगों में उनको प्रति उनके साहस की प्रशंसा की जाती थी, उनके त्याग की प्रशंसा की जाती थी, उनके लाइफ को काफ़ी अच्छा बताया जाता था, जो सच्चाई से काफ़ी ज़्यादा दूर था। नेक्स्ट में हम देखेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जो राजनैतिक रेडिकलिज्म था, रेडिकलिज्म क्या होता है, जिसमें कि तुरंत ही सब कुछ को बदल देने की तमन्ना होती है, ऐसी विचारधारा रेडिकलिज्म कहलाती है। और फ्रांस में इनके लिए काफ़ी उर्वर